अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इस जहाज में हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन जॉन स्मिथ। नाजरीन, वियर्ड फैक्ट्स चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। पैसेंजर्स में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। आखिर ना सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर्स हाइट में, बल्कि इसे बनाने में जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो दिल दहला देने वाली है। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन। अगर आज के हिसाब से इन्फ्लेशन को हिसाब में लेकर चलें तो ये बनता है $500 मिलियन। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, दो बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्काश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स को इस्तेमाल किया गया था इस जहाज को बनाने में, ये अनसिंकेबल माना जाता था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस जहाज को लेकर कि उन्होंने पब्लिकली कह दिया था कि यह जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशन पर तैर कर टाइटैनिक अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है उस पर आइस के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। ये वार्निंग्स कोई इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। अक्सर समंदर से गुजरने वाले जहाज एक दूसरे को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि फलां एरिया में बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक 2 बार अपने कोर्स को बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड नहीं कम करती। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और वार्निंग्स दी जाती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढलने लगता है और रात हो जाती है। टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरता है। जहाज के ऊपर एक लुकआउट पॉइंट होता है जिस पर किसी को बिठा कर रखा जाता है ताकि आगे से आने वाले किसी भी खतरे को भांपा जा सके। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि इस रात चांद बाहर नहीं आया था, विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी। उस जगह पर जो बंदा उस रात बैठा था उसको काफी ठंड का सामना था। ठंडी हवाएं बह रही थी, ठंड की वजह से आंखों से पानी भी आ रहा था। इन हालात में दूर तक देखना बहुत मुश्किल था। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा इस क्रोज नेस्ट पर बैठा है। ये अचानक से क्या देखता है कि सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है, एक आइसबर्ग आ गया है सामने। ये जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फिर फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पर और चिल्लाकर कहता है कि सामने हमारे एक आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका होता है। सिर्फ 1 मिनट बाद जहाज जाकर आइसबर्ग के साथ टकरा जाता है 11:40 पर। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। 200 बाय 400 फुट लेंथ थी इसकी और हाइट में ये क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था ये। एक अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। कुलियन के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ, शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू फौरन पहुंचे नुकसान का पता लगाने के लिए कि शिप के टकराव के बाद कितना नुकसान हुआ है। जो ही उन्होंने देखा तो ये पता चला कि जहाज तो डूब जाएगा।
वो जहाज जो अनसिंकेबल था, जो कभी डूब ही नहीं सकता था। टकराव से ठीक 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ क्रू को ऑर्डर करते हैं कि रेडियो पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजो ताकि जो करीब के जहाज होंगे शायद उन तक हमारा सिग्नल पहुंच जाए और वो हमारी मदद को आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। वो एक के बाद एक लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं कोई तो जहाज होगा आसपास जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 AM RMS कारपेथिया, एक जहाज जो करीब होता है टाइटैनिक के, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। वो टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ो, हम जाएंगे उनको बचाने के लिए। अब प्रॉब्लम ये थी, ये जहाज पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। ये अगर अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इसे 3.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट चलाते हैं हवा में, इस उम्मीद पर कि करीब कोई शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और किसी भी शिप या जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि अब शिप में मौजूद बोट्स के जरिए लोगों को नीचे उतारा जाए। सबसे पहले औरतों और बच्चों को तरजीह दी जाती है। जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स ये मानते थे कि टाइटैनिक तो एक अनसिंकेबल जहाज है, ये तो डूब ही नहीं सकता। वो मेंटली तौर पर बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे। इसी वजह से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग उसमें गए। तकरीबन आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी। टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया और जहाज अब धीरे धीरे टिल्ट होने लगा। जब लोगों ने यह देखा कि जहाज तो वाकई ही डूबने वाला है तो भगदड़ मच गई और लोग तेजी से बोट्स में सवार होने लगे। रात के ठीक 1 बजे जहाज के अगले वाला हिस्सा पानी से कंप्लीटली भर चुका था, जिसकी वजह से वो डूबने लगा और जहाज का पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर आ गया। लोग लाइफ बोट्स में बैठने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। प्रॉब्लम यह थी कि लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स मौजूद थी, जिनमें सिर्फ 1200 के करीब लोग आ सकते थे और जहाज पर 2200 लोग मौजूद थे। रात के 2:05 आखिरी लाइफ बोट जहाज से नीचे उतारी गई, लेकिन अभी भी जहाज में 1500 लोग मौजूद थे। इस भगदड़ के दौरान कुछ लोगों ने अपनी जगह छीनने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपनी तकदीर मान लिया। आई विटनेसेस के मुताबिक जहाज करीब 2:20 में 2 हिस्सों में टूट गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को डूबने में। जो 1500 लोग जहाज में बाकी बच गए थे, या तो वो जहाज के साथ पानी में डूब गए या अगर उनको तैरना आता था तो वो हाइपोथर्मिया के साथ मर गए, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ठंड में अगर आप पानी में गिरोगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई जिंदा बच सके। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, कहा जाता है कि वो आखिर तक अपनी सीट पर ही बैठे रहे और जहाज के साथ डूब गए। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।